चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिलीज। हम लोगों ने बात किया था टेंस के बारे में। जो पहले क्लास में वो बेसिक लेवल था, वो ट्रांसलेशन का था, जो हम लोग इंटर लेवल में ज़्यादातर पढ़ते हैं। और अभी जो हम लोग बात करेंगे ये बेसिक टू एडवांस होगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादातर ये काम करेगा, थोड़ा एडवांस होगा। और बारीकी से हम लोग जानेंगे टेंस। तो टेंस के बारे में बहुत सारा लेक्चर हमने दे चुका है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अभी फिर से एक बार बताऊं कि टेंस हम लोग जा रहे हैं टेंस पढ़ने। और टेंस सबसे पहले क्या होता है टेंस, तो सबसे पहले जानेंगे कि टेंस तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है ही नहीं। टेंस हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। तो ये है क्या? तो टेंस को पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्सा से अलग कर दिया, क्योंकि अगर एक बात अगर कहें कि टेंस मीन्स एवरीथिंग, टेंस मीन्स एवरीथिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। टेंस जो है किसी भी लैंग्वेज का सब कुछ होता है। अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच सम्माहित है। टेंस के बिना हम लैंग्वेज को सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें टेंस के, तो उसमें कितने हम लोग जानते हैं बचपन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर ही दिए तो इससे बचा क्या? यानी टेंस को जब पढ़ने जा रहे हैं तो आप नाउन भी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन भी पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर, सब कुछ पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ आप वर्ब से ही या सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन से ही नहीं बना सकते हैं, बल्कि उसको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको पार्ट ऑफ स्पीच से हटा दिया गया, क्योंकि पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच टेंस में समाहित है। सबसे पहले टेंस का हम वेट की बात करें, इसका वजन कितना है इंग्लिश ग्रामर में, तो टेंस, सबसे पहले टेंस की बात करें। ये टेंस में टेंस अगर हमें पता है, यदि हमें टेंस पता है तो टेंस से रिलेटेड आप वॉइसेस की बात करें तो बिना टेंस के वॉइस नहीं पढ़ सकते हैं। जब टेंस नहीं है तो आप इसके जगह पे नरेशन की बात भी नहीं कर सकते हैं। जब टेंस नहीं तो नरेशन नहीं। नरेशन फिर अगली भी एक चैप्टर की नाम है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, तो ये भी चैप्टर जो है टेंस पे ही आधारित है, ये भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं एक टेंस के बारे में, तो थोड़ा बहुत वर्ब भी चैप्टर चले आते हैं। वर्ब भी जो है टेंस से ही समाहित है, वो टेंस से ही रिलेटेड है। वर्ब भी नहीं आएगा। फिर आगे की बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। सिंटेक्स, तो सिंटेक्स भी टेंस पे ही आधारित होता है। उसमें भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है, और सब्जेक्ट और वर्ब वो टेंस ही डिसाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि टेंस कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसलिए टेंस को जाना, वो समझे कि सब कुछ अंग्रेजी में जाना, टेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं, टेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं। तो सबसे पहले अब हम लोग टेंस को शुरू करते हैं डेफिनीशन से। इसका क्या होता है डेफिनीशन? पहले टेंस कहते किसको है? टेंस कहते किसको है? तो टेंस मीन्स हम लोग क्या जानते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स, शुरू करते हैं यहाँ से, टेंस और टेंस का मीनिंग अगर कहें तो टाइम। टेंस का मीनिंग कहें तो टाइम और प्लस टाइम में जुड़ा क्या मिलता है? तो पोजीशन। क्या मिलता है? पोजीशन। और पोजीशन की बात करें फिर आगे आपको क्या मिलता है? एक्शन। क्या मिलता है? एक्शन। फिर आगे अगर बात करें तो स्टेट को भी डिनोट करता है। यानी आप सिर्फ न कहें कि टेंस का मीनिंग टाइम ऑफ एक्शन, सिर्फ वो एक्शन को ही डिनोट करता है टाइम के साथ। आप इसके साथ भी आगे बहुत सारा शब्दों को भी फॉलो करता है, जैसे हैपनिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं। लेकिन बेसिक तौर पे आप वर्ब चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो वर्ब किसको डिसाइड करता है? तो वर्ब डिसाइड करता है पोजीशन, एक्शन, ऑन और स्टेट। और जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस के फॉर्म को ही तो पढ़ रहे हैं।
आप जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो क्या बोलते हैं? मैं जाता हूँ, आई गो। वह जाता है, ही गोज। क्या हम देख रहे हैं? वह गया, ही वेंट। आप किसी भी टेंस को आप उसके वर्ब को देख करके आप जज करते हैं ये सेंटेंस किस टेंस में है, सिर्फ वर्ब को देख करके। यानी यहाँ से एक बात ऊपर उभर के आती है, वो क्या है कि टेंस मीन्स क्या होता है? तो क्रिया के रूप, यानी वर्ब का हम फॉर्म पढ़ते हैं, और वर्ब का जब फॉर्म पढ़ते हैं तो वर्ब का डेफिनेशन पोजीशन, एक्शन और स्टेट को शो करता है। तो टेंस मतलब हम वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं, तो बारीकी से हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर, अब हम यहाँ से बारीकी से फर्स्ट नंबर की बात करें तो टाइम का रिलेशन पोजीशन के साथ, इसी टाइम का रिलेशन एक्शन के साथ, और इसी टाइम का रिलेशन स्टेट के साथ। तो 3 लेवल पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट नंबर, हम टाइम प्लस पोजीशन की बात करें, टाइम प्लस पोजीशन। तो टाइम अपने आप में कितना होता है? टाइम अपने आप में कितना होता है? तो सबसे पहले तो प्रेजेंट टाइम होता है, और दूसरी नंबर क्या होता है? जो बीत चुका है वो पास्ट टाइम होता है, और आने वाला समय को हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम। टाइम को तो बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। टाइम को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं आपस में हम, लेकिन फिर भी जबरदस्ती फोर्सली अगर हम करें तो टाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब पोजीशन को हम डिवाइड, इसको अगर टेंस के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें तो पोजीशन वाले टेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका पार्ट 1 नंबर तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम इंडेफिनिट के नाम से जानेंगे, सिर्फ इंडेफिनिट। और सेकेंड नंबर हम परफेक्ट की बात करेंगे। यानी क्या पता चला? जब हम टाइम का रिलेशन पोजीशन से जोड़ते हैं तो टेंस हमें 2 प्रकार के मिला, सिर्फ 2 प्रकार के ही। अब यहाँ टेंस को हम 4 प्रकार नहीं करेंगे, 2 प्रकार पोजीशन के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट। या तो आप कह दीजिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी 2 ही टाइप के टेंस निकल गया है। कब? जब टाइम का रिलेशन हम पोजीशन के साथ किए तब। तो पहला नंबर हम इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। पहला नंबर तो क्या देखेंगे इसमें हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर बांटे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कौन सा टेंस से बांटेंगे? तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, और उसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और दूसरी नंबर क्या बोलेंगे हम? निगेटिव सेंटेंस कह दीजिए, या तो हम उसी को निगेटिव कहिए और इंट्रोगेटिव भी कहेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के लिए हम बात करें तो इसके, और एक जो है इधर निगेटिव भी आता है, निगेटिव सेंटेंस, या इसी को हम इंट्रोगेटिव भी बोल दीजिए, इंट्रोगेटिव ही बोलेंगे। अब अफर्मेटिव जो होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा फॉर्म होनी चाहिए? तो सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना होगा हैज़, और प्लस में अदर्स। क्या लगाएंगे हम? अदर्स, ठीक है। ये पॉजिटिव अफर्मेटिव के लिए है। और फिर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ेंगे क्या? हैव प्लस अदर्स। सब्जेक्ट के साथ हैव जोड़ेंगे और प्लस अदर्स जोड़ेंगे। फिर इसी बात को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? तो इसका भी एक
सिंगुलर सब्जेक्ट अगर लिखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, और नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हम एक शब्द नॉट तो लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नॉट, और नॉट के बाद हमें एक शब्द और लिखना होगा हैव। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस आगे नॉट प्लस हैव और प्लस में हम क्या करेंगे, अदर्स। और इसी प्रकार से हम फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फिर सब्जेक्ट प्लस, और इसमें भी हम नॉट लगाएंगे और प्लस हैव प्लस अदर्स। ये बात है। अब एक बात यहाँ से ध्यान में आ रहा है कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आता है, क्योंकि नॉट को ढोने का काम, कैरी करने का काम एक ही वर्ब है इंग्लिश में, वो हेल्पिंग वर्ब है, या कोई भी हो। हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं जनरली तौर पे। तो अब नॉट को तो यहाँ रख दिए हैं, तो एक हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, तो एक तरफ हम लोग चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है जो आप वर्ब चैप्टर में पढ़े होंगे या कुछ जानकारी होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और इंग्लिश में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, तो 3 होते हैं। टू डू होता है, टू बी होता है और टू हैव होता है, तीनों टेंस। जो एक टू डू जो हमेशा इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, टू बी कॉन्टिन्यूस के लिए होता है, और टू हैव परफेक्ट के लिए होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके लिए कौन सा प्राइमरी वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हम टू डू का यूज़ करेंगे। चल दिए हम लोग टू डू की तरफ। टू डू, ये टू डू एक फॉर्म है, एक वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसका फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो डू होता है, सेकेंड फॉर्म की बात करें तो डिड होता है, थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन होता है, फोर्थ फॉर्म की बात करें तो डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो डज होता है। ये डू का फॉर्म है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लिए अब यहाँ डज है, और डज है मतलब क्या है, V5 है, और डूइंग है तो ये V4 है, डन है तो ये V3 है, डिड है तो ये V2 है, डू है तो यहाँ पे V1 है। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर हमको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर वर्ब अपने आप में कौन सा होता है, तो V5 वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द को लिखना पड़ेगा हमें, कौन सा शब्द है वो, तो V5, यानी हम डज का ही प्रयोग करेंगे। डज यानी अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज का प्रयोग कर दिया, डज नॉट प्लस है प्लस अदर्स का प्रयोग किया। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग ने किस वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, V1 को हम बोलेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब V1 क्या है, अपने आप में डू है। अब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए डू। अब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस डू, नॉट प्लस है प्लस अदर्स। अब इस चीज़ पे ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया टाइम प्लस पोजीशन के लिए। अब टाइम प्लस पोजीशन के लिए तो स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं इस पर। अब बनाएंगे इस पर एग्जाम्पल, जो देखेंगे एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, जैसे मेरे पास एक घर है, क्या बनाएंगे हम, आई हैज़ अ हाउस। आई हैज़ अ हाउस, क्या कुछ गड़बड़ हुआ, आई के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, हैज़ नहीं होता है यूज़। आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, तो हम हैव का यूज़ करेंगे हम, तो ये अब सही होगा। दूसरी नंबर ही हैव अ हाउस। चलिए ही हैव अ हाउस। अब इस बात को देखें तो ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या क्या किया था, हैज़ का प्रयोग किया था। और यहाँ पे हैव कर दिए, यहाँ पे हमने हैव कर दिया इसलिए ये बातचीत गड़बड़ हुई। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, हैज़ का प्रयोग, यानी ही हैज़ अ हाउस। अब ये बातचीत यहाँ पे सही हुआ। फिर इसी बात को अगर हमको अब ये तो निगेटिव बनाना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव की हो गई बात। अब निगेटिव जब बनाना पड़ेगा तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, निगेटिव के लिए एग्जाम्पल, ही डू नॉट हैव अ पेन। क्या कहीं कुछ गड़बड़, तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव में नॉट लगा हो, निगेटिव में, तो निगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने किस चीज़ का प्रयोग किया था, डज का प्रयोग किया था। और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया डू का प्रयोग, इसलिए बातचीत गड़बड़ हुई। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, डज, ही डज नॉट हैव अ पेन। अब ये सही हुआ। आपको आशा करता हूँ कि बहुत से समझ में आता होगा। फिर चलिए, अब हम लोग निगेटिव पॉजिटिव तो देख लिए हैं, अब इंट्रोगेटिव की बात आता है। जब इंट्रोगेटिव की बात आता है, इंट्रोगेटिव, तो पहले लिख लिया जाए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की बात आता है तो इसके लिए भी हम दो बातें आएगा। इंट्रोगेटिव के लिए दो बातें आते हैं। फर्स्ट में हम बोलेंगे इसको हम एक बिग इंट्रोगेटिव के नाम से, और सेकेंड में क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव। ठीक है, बिग इंट्रोगेटिव क्या होता है इसको भी जानेंगे बारीकी से। बिग इंट्रोगेटिव और एक होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के होते हैं, बिग इंट्रोगेटिव और स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव। बिग इंट्रोगेटिव जो होता है, इस बिग इंट्रोगेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इसी बिग इंट्रोगेटिव को हम बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम, यस या नो क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे हम, यस या नो क्वेश्चन। ठीक है, जिस क्वेश्चन का जवाब आपका यस और नो में हो उसे हम क्या बोलेंगे, बिग इंट्रोगेटिव। ठीक है, या आप यूँ कह दें कि जिस सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, जिस भी सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो उसे हम क्या बोलेंगे, बिग इंट्रोगेटिव बोलेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, या आप बोलते हैं इसको WH फैमिली। ठीक है, इस नाम से भी हम जानते हैं। तो इसी को हम स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव को क्या बोल देंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं। इसी का एक अलग भी नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम, ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानेंगे इसको भी, वो है यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसी पे एग्जाम्पल भी हम एक देख लेते हैं। इसके लिए जगह यहाँ पे दिख रहा है, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे डू ही हैव अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। डू ही हैव अ हाउस, कहीं गड़बड़, कहीं करेक्शन। डू यू हैव अ हाउस, कहीं करेक्शन। ये क्या है, बिग इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गया है, सब्जेक्ट के पहले आ गया है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो इसको कौन सा हम सेंटेंस बोलेंगे, तो बिग इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे, तो बिग इंट्रोगेटिव बोलेंगे, और उसी को हम यस और नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब। और ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अभी हमने बात किया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू नहीं, किस चीज़ का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। वही डज आएगा बाहर। जब बाहर आएगा तो यहाँ पे हम डू नहीं क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डू नहीं क्या होनी चाहिए, तो डज होनी चाहिए। डज ही हैव अ हाउस।
अब ये बातचीत यहाँ तक सही हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का निगेटिव देख लेते हैं। इसी में हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या उसके पास कोई कलम नहीं है। अगर हमको लिखना पड़ेगा डू, इसी को हम डोंट लगा देंगे और ही हैव अ पेन लगा दीजिए, पेन। तो अब इस बात में देखिए कहीं गड़बड़ दिख रहा है। फिर वही कहानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डोंट का प्रयोग न करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, डजंट का प्रयोग। क्या करना पड़ेगा हमको, डजंट, ये डजंट का प्रयोग करेंगे। अब ये बातचीत आपका सही हुआ। यानी हम लोग क्या देखे, बिग इंट्रोगेटिव का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। अगला नाम हमने क्या बताया था, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी जिस प्रश्न का जवाब यस और नो के अलावा होता है उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव। और दूसरा नंबर आप क्वेश्चन वर्ड भी इसको बोल देते हैं। चलिए, इस बात को यहाँ तक तो हो गया है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी एक देखा जाए। जैसे अगर हम कहें What do you have, तो क्या ये सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। बात को गौर से जानेंगे, ये बातों को गौर से जानेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। What do you have, अब इसमें हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे। जब हम अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं सभी पार्ट को, तो अपने आप में ये क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड। क्या हो गया भाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और आगे ये है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब है। फिर आगे ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, तो ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या है, तो ये मेन वर्ब है। क्या है ये भाई, मेन वर्ब है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा, ये सब्जेक्ट है और आगे मेन वर्ब है, यानी वर्ब है। कुछ मिसिंग तो लग रहा है इसमें, कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं मिला है, लेकिन बात सही है। जब सेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। बात फिर भी ये तो सही है, बना हुआ सेंस है तो सेंटेंस है, और उसमें सेंस कंप्लीट है तो सेंटेंस है। फिर इसी बातचीत को हम आगे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बातचीत को गौर से समझें, सेंटेंस को। What do you have a pen? अब इस बातचीत को अगर हम देखें बारीकी से तो हमें क्या नज़र आया, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पे क्या देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेरा क्या रह गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, मेन वर्ब, और आने वाला ये वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। अब बातें कहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 शब्द की सख्त ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत अगर होगा तो लैंग्वेज है लॉजिकली चलता है, किसी रूल से नहीं चलता है। अगर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सही है सेंटेंस, कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सेंस की अकॉर्डिंग अगर देखें, हमने इसका मीनिंग समझने की कोशिश की तो क्या पता चला, तुम्हारे पास क्या है, बात सही है, क्वेश्चन तो लग गया। फिर इसमें उसी बात में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया तो भाई कहाँ गड़बड़ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक तो है, लेकिन मीनिंग अगर हम खोजने की कोशिश करें तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या कलम है, तुम्हारे पास क्या है, तो क्या है ऑब्जेक्ट, कलम है। यानी आप इसी चीज़ को अगर देखें तो
व्हाट से जो आप क्वेश्चन किसी चीज़ को पूछ रहे हैं, जब व्हाट से किसी चीज़ को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन का जवाब इस सेंटेंस में खुद और खुद समाहित है, यानी इसका रिप्लाई खुद अपने आप में एक कलम है, तो आपको कुछ ये नॉनसेंस नहीं दिख रहा है। जैसे अगर हम कहें आपका तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास अभी क्या है, व्हाट डू यू हैव नाउ, तुम्हारे पास अभी क्या है, और उसी में बोल देंगे व्हाट डू यू हैव नाउ अ पेन, यानी आपके पास कलम है, उस कलम का जवाब अगर हम आपके क्वेश्चन में ही दे दिए, इसका मतलब क्या है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब आपके खुद क्वेश्चन में समाहित हो। इसलिए इसी बात को अब ये आपको नॉनसेंस लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसका जवाब खुद इसमें है। तुम्हारे पास क्या है, तो कलम है, इस क्वेश्चन का जवाब खुद इसमें समाहित है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक अलग नाम से क्या जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओरेटरी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं हम, ओरेटरी क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम, ओरेटरी। चलिए दोस्तों, तो इस बातों को अगर हम देखें तो ये थोड़ा नॉनसेंस लग रहा है, और इसी नॉनसेंस वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, ओरेटरी क्वेश्चन बोल देते हैं। और इसी ओरेटरी क्वेश्चन को हम अलग नाम से क्या बोलते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम, रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं, जो सिर्फ आपका इंटेंशन, आपका क्या बोलेंगे उसको, अटेंशन गेन करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपका अटेंशन है कहाँ, क्वेश्चन जो है उसका सेंस को आपको समझने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आप ऐसा ना देखें कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सही ही है, गड़बड़ है सेंटेंस में कुछ बात नॉनसेंस टाइप का जो लग रहा है। इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, ओरेटरी, ORATORY, ओरेटरी कह दीजिए, या इसी बात को हम रेटोरिकल के नाम से भी जानते हैं, रेटोरिकल के नाम से भी जानते हैं, इसी बात को रिडंडेंट के भी नाम से जानते हैं, रिडंडेंट क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, तो ऐसे आप सेंस को लगाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है, अभी हम लोग क्वेश्चन वर्ड को भी देख लिया है, यानी स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव को भी देख लिया और वीक इंट्रोगेटिव को भी देख लिया है। बारीकी से प्रेजेंट एंड डेफिनिट का हम टाइम प्लस पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा, इतनी बातें समझ में आई। और हम लोग क्या कहें कि टाइम को जब हम पोजीशन के अकॉर्डिंग जब बांटते हैं, तो दो प्रकार के ही टेंस उभर के आए थे। क्या है, इंडेफिनिट और परफेक्ट। तो इंडेफिनिट की चर्चा तो हम लोग कर लिए, और अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट की चर्चा करेंगे। तो आगे आप देखेंगे मेरे साथ परफेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर ये तो हम लोग देख लिए हैं इंडेफिनिट को, और परफेक्ट टेंस को देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो पोजीशन। जब हमको पोजीशन को दिखाना पड़ेगा टाइम के साथ, तब प्रेजेंट परफेक्ट का किस तरह से ये बिहेव करेगा, और फिर बारीकी से हम लोग फिर जानते हैं। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो फिर उसी कहानी को हम क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव। क्या लिखेंगे हम, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव की बात फिर करेंगे, और इसी का एक दूसरा चेला ये कौन सा होगा, तो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें भी इंट्रोगेटिव भी आ ही जाता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हम शॉर्ट में लिख दिए इसको, इंट्रोगेटिव। और अफर्मेटिव की बात करेंगे तो अफर्मेटिव का भी दो पैटर्न्स होते हैं। क्या होगा, एक होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्लूरल सब्जेक्ट। फिर वही कहानी, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ने की क्या कोशिश करते हैं, तो सब्जेक्ट और प्लस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और वो हैज़ आएगा कहाँ से, और फिर आगे हम हैड या V3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके लिए हम कौन सा शब्द, हैज़, और ये शब्दों को अभी छोड़ दीजिए और लिखेंगे हम आगे अदर्स, अदर्स। ठीक है,
ये में कुछ शब्दों को हमको जोड़ना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट, अब इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस फिर डॉट करके इसमें हम अदर्स। फिर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो कौन सा शब्द आएगा, एक तो आएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज़ और प्लस आगे हम और प्लस में हम अदर्स कर देंगे। और फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव फिर आगे अदर्स की बात करेंगे। कुछ मिसिंग लग रहा है, देखेंगे भाई। टेंस तो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, टाइम का रिलेशन हम सिर्फ एक्शन के साथ जोड़ के पढ़े हैं टेंस, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे वेरिएशंस टेंस का मिलने वाला है, जो मिल रहा है अभी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस है, प्लस आगे ब्लैंक छोड़ दिए हैं। और परफेक्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो बचपन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं निश्चित रूप से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो हैज़ या तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इससे भी हम लोग भली भांति अवगत होंगे, ये होते हैं। और फिर अगर हमको परफेक्ट का ही दायरा तैयार करना है तो हर हाल में हमें सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज़ और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे हम उस फॉर्म को, कहाँ से लाएंगे, तो इस थर्ड फॉर्म के लिए अब पोजीशन है, उसमें तो एक्शन है नहीं, तब कहाँ से लाएंगे। अब हमको अगर सेटिस्फाई कराना है इस रूल को, प्रेजेंट परफेक्ट को सेटिस्फाई कराना है, तो कहीं ना कहीं से तो हमको कोई ना कोई थर्ड फॉर्म को उठा के लाना पड़ेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट को वेरीफाई करेगा। अब कहाँ चलेगा, तो हम लोग चलते हैं एक अलग वर्ब की तरफ, जो अभी अभी हमने स्टार्ट में बोला था कि डू, बी और हैव। हमारे पास 3 वर्ब्स हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है जिसका नाम है डू, और दूसरा वी फॉर्म जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का या कोई भी कंटिन्यूस टेंस का ये शो करता है, बनाता है, और हैव है जो हमेशा परफेक्ट का मीनिंग देता है, आप कह सकते हैं। और ये परफेक्ट है तो हैव की तरफ हम चलेंगे। किसकी तरफ, तो हैव की तरफ चलते हैं हम लोग, हैव की तरफ। और हमने लिखा टू हैव, और हमने लिखा टू हैव। और टू हैव की बात करें अगर फर्स्ट फॉर्म का, तो आएगा क्या, हैव। क्या आएगा, हैव। और इसी हैव को हम फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। और फिर आगे आता है हैड, और इसको हम V2 बोलेंगे। और फिर आता है हैड ही, इस हैड को हम V3 बोलेंगे। और फिर आता है हैविंग, और इस हैविंग को हम V4 बोलेंगे। और फिर आता है हैज, इसको हम V5 बोलेंगे। यानी 5 पैटर्न्स। अब हैव का भी हम लोगों ने देख लिया, 5 पैटर्न्स, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़। अब इसमें अगर हम फिर बात करें V3 का, तो परफेक्ट में V3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम V3, कहाँ से, तो यहीं से हम V3 हैव का हैड फॉर्म को प्लेस कर देंगे। तो ये पोजीशन के साथ, टाइम का रिलेशन पोजीशन के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग दे देगा। और इसके लिए हमें प्लेस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस और एक शब्द क्या जोड़ेंगे हम, हैड, जो अपने आप में V3 होगा, जो अपने आप में V3 होगा। अब ये सेटिस्फाई इस रूल को कर रहा है, इस रूल को अब भली भांति ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। सब्जेक्ट है, हैज़ है, और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर्स है, तो आगे फिर अदर्स। अब बात समझ में आया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हैव लगा दिया, और फिर हैव, हैज़ के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, किसको बैठाएंगे हम, तो हम यहाँ पे फिर से हैड को बैठा दिए, जो अपने आप में थर्ड फॉर्म है, जो अपने आप में थर्ड फॉर्म है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को ये साबित कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ चले हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़
और हैज़, और हमने कहा हैज़ तो आ गया और इसके लिए निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब हमें अलग से फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है और सीधे सीधे हमने नॉट को प्लेस कर दिया। और नॉट को प्लेस करने के बाद जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत है, और वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने क्या बैठाते हुए आ रहे हैं, तो हैड। तो बिना सोचे यहाँ पे आप हैड को प्लेस कर दें, हैड को। अब सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस हैड प्लस अदर्स, अब बात ये नेगेटिव भी बन गया। और फिर इसी प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे, नॉट को प्लेस करेंगे और आगे हम हैड को प्लेस कर दिए। चलिए यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब पहले नंबर एग्जाम्पल हमें अगर लिखना होगा, पहले नंबर अगर एग्जाम्पल लिखना होगा कि मुझे 2 सालों से घर है, मुझे 2 सालों से घर है, तो क्या बनाएंगे हम, आई हैव अ हाउस, 2 सालों से, फॉर 2, कुछ गड़बड़, तो इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दिया होगा क्योंकि मुझे 2 सालों से घर है, 2 सालों से घर है, यानी ये इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखने के लिए हमें क्या लगाना होगा, हैव तो है, हमारे पास सब्जेक्ट है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो हैव है, और इसके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, V3, तब तो जाकर के परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और परफेक्ट टेंस के लिए हमने क्या कहा था कि कौन सा वर्ब को हम ऊपर से लाते आ रहे हैं, तो हैड का, V3 के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या प्लेस करना पड़ेगा, हमको क्या प्लेस करना पड़ेगा, तो हैड। यहाँ पे क्या प्लेस करना पड़ेगा, हैड। अब हैड हमने यहाँ पे लगा दिया, अब ये सेंटेंस सही होगा, अब ये सेंटेंस सही होगा। इसी प्रकार से अगर हम फिर लिखने की कोशिश करें, अगला सेंटेंस अगर निगेटिव की बात करें तो ही हैज़, आगे नॉट, हैड, ही हैज़ नॉट हैड अ हाउस फॉर 2 years। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में जायज़ रहा क्योंकि ये भी यहाँ पे अपने आप में V3 है, तो उसके पास 2 सालों से घर है। इतना बात तो हम लोग को समझ में आया, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इसी बातचीत को अगर देखें, हम ऊपर थोड़ा लिखने की कोशिश करें ऊपर, तो देखेंगे। अब इसी बात को अगर हमको फॉर 2 years को हटा दें, 2 years को अगर हम हटा दें और सीधे सीधे अगर हम लिखने की कोशिश करें, आई हैव हैड अ हाउस, तो ये भी अपने आप में करेक्ट होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब जो है ये अपने आप में V3 है। तो आप कभी कभी देख के कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक ही साथ आई हैव हैड यानी हैव का 2 फॉर्म आ गया है तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ये सही है। आई हैव हैड अ हाउस, ये भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और इसका मीनिंग आपको क्या होगा कि मेरे पास घर है, और घर है नहीं, घर रहा है। यानी इसमें टाइम आपको हिडन मालूम पड़ेगा। टाइम हिडन है लेकिन इसको हम परफेक्ट मानेंगे। अगर हम इस हैड को अगर हम हटा दें, बात को समझेंगे, इस हैड को अगर हम हटा दें, इस हैड को हटा दें, तो अपने आप में ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है और इसका मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहला जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसी में अगर हैव के साथ अगर हैड V3 लगा हुआ है, अ हाउस है, तो ये परफेक्ट बनेगा। यानी दोनों प्रकार से सेंटेंस सही है। आपको अगर हम लिखने की कोशिश उसी सेंटेंस को फिर मिटा करके
नीरज। और देखेंगे दोस्तों उसी एग्जाम्पल को अभी हमने लिख रहा है जो आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, और इसी बात को अगर हम फिर लिख दें आई हैव हैड अ हाउस, आई हैव अ हाउस, आई हैव हैड अ हाउस। अगर हम दोनों बात लिखें तो क्या आपको दोनों में कौन सही लग रहा है? आपको दोनों में कौन सही लग रहा है, ये या ये? तो दोनों अपने आप में सही है, दोनों अपने आप में सही है। अगर दोनों का नाम लिखना चाहे तो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ऊपर वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और नीचे वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोनों अपने आप में कंप्लीट है। और इसमें ये हैव जो है मेन वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। और इसमें ये क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। और आने वाला यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन दोनों सेंटेंस आपस में सही है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो आई हैव अ हाउस, इसका मीनिंग है कि मेरे पास घर है। और क्या है घर? ये बहुत दिनों से हो सकता है नहीं, प्रेजेंट अभी है, पता नहीं कुछ समय बाद होगा या नहीं पता। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई हैव हैड अ हाउस, इसका मतलब है कि नहीं, हमारे पास बहुत दिनों से घर है। उस टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें टाइम हिडन है, लेकिन हमारे पास घर मेरे पास घर रहा है। यहाँ तक बातचीत कंप्लीट हुआ। अब फिर इसी बात को अगर हम निगेटिव में बता दिए हैं और हम इंट्रोगेटिव लेवल पे भी इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फिर इसी को हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना करके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए? जैसे हम बाहर निकालेंगे किसको? तो हेल्पिंग वर्ब को। बिग इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड भी क्वेश्चन बोलते हैं, और आप यस नो क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। हैव को बाहर निकाल दिए और हमने लगा दिया ही। हैव ही हैज़, हैव ही हैज़ लगाना सही होगा। चलिए लगा दिया जाए हैज़। हैव को लिखा जाए हैव ही हैव अ हाउस। बड़ा डेंजर ये लगेगा सेंटेंस, सब बड़ा ख़तरनाक लगता होगा देखने में, शायद हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे सेंटेंस को। हैव ही हैव अ हाउस, कहाँ कोई गड़बड़? कोई गड़बड़? तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब को लगाते हैं। और सिंगुलर वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव आपका प्लूरल है, और इस हैव को काट करके क्या लिखना पड़ेगा? तो सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब अपने आप में यहाँ पे होगा क्या इसके लिए सूटेबल? वो हैज़ होगा। तो हैज़ हो गया, हैज़ ही। आगे फिर हैव अपने आप में कंप्लीट है या गड़बड़ है, तो यहाँ भी आपका ये सेंटेंस का वर्ब गड़बड़ हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्लस में फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। यानी हैव की जगह पे हमको क्या प्लेस करना पड़ेगा? सेंटेंस के अकॉर्डिंग हैड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सभी में हैड। V3 को यूज़ किया है हैड, तो यहाँ पे हैड ही होगा। हैज़ ही हैड अ हाउस। अब ये सेंटेंस सही हुआ। पहली बार आप देख रहे होंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगता होगा, लेकिन फिर भी डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। एक बार नहीं, बार बार देखें इस वीडियो को, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करें हम, फिर इसी में निगेटिव की बात कर लेते हैं। फिर इंट्रोगेटिव, बिग इंट्रोगेटिव का हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? फिर इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा देते हैं और क्या करेंगे हम? हावंट। क्या कर देंगे हम? हावंट और ही, और फिर इसी में हम हैड का ही प्रयोग करके और अ हाउस, हाउस क्वेश्चन मार्क। और ये भी अपने आप में सही स्वरूप दिख रहा होगा, जो ये चिल्ला के कह रहा है कि मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ। क्या हूँ? मैं हेल्पिंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, आने वाला अदर्स है, और ये सेंटेंस अपने आप में कम। और आप देख सकते हैं कि हावंट ही, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया है,
गड़बड़ हो गया है, तो इस बात को देखेंगे यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो गया है कि हमने ही के साथ हैव का प्रयोग करके गुनाह किया है। तो गुनाह को काट दीजिए और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हाजंट। क्या होनी चाहिए भाई, हाजंट। अब हाजंट ही हैड अ हाउस, अब स्वरूप ये सही हुआ। क्रॉस करेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अब स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव, जिसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड के नाम से, जिसका जवाब रिप्लाई जो होता है यस और नो के अलावा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव। उसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं बारीकी से। एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे हम फिर कहें व्हाट हैव यू, बड़ा खतरनाक कहानी हो रहा है भाई, बहुत बारीकी से जाने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। व्हाट हैव यू हैव, कहीं गड़बड़ तो आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, हैव के जगह पे हमने क्या लगाया है, हैड के जगह पे हमने हैव लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हैड। अब होगा व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये स्वरूप सही हुआ। अब यहाँ पे हैड लगा दिए तो अब ये सही है। और फिर हम लोग, ये तो सही हो गया ही, यहाँ तक बातचीत सही है। और इसी सेंटेंस को अब हम फिर से लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे इसको मिटा करके हम क्या कर दें, यहाँ पे हैड ही कर दें, यानी हैड, ये हैड कर दें, सही है। और फिर इसी सेंटेंस को अगर हम फिर आगे फेंकने की कोशिश करें और लिखें व्हाट हैव यू हैड अ पेन, अब पेन अगर कर दें तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या रहा है भाई, तुम्हारे पास क्या रहा है, तो तुम्हारे पास क्या, एक कलम रहा है। फिर पहले वाली कहानी को आप अगर सुने होंगे तो व्हाट से क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका रिप्लाई जब फिर इस सेंटेंस में, इसी व्हाट का रिप्लाई जब हम इस सेंटेंस में जब हम दे रहे हैं, तो क्या आपको फिर से नॉनसेंस दिख रहा होगा। तो इसी सेंटेंस को हमने पहले वाले में क्या बोला था, इसी सेंटेंस का नाम हमने क्या रखा था, ओरेटरी क्वेश्चन। क्या बोला था मैंने, ओरेटरी क्वेश्चन। इसको हम बोले थे ओरेटरी क्वेश्चंस, और दूसरी नाम हम रेटोरिकल के भी नाम से जानते हैं। इसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन के भी नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा हुआ, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब खुद इसमें है, तो ये गड़बड़ हुआ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा, टेंस को टाइम और पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा, तभी हम लोगों ने इतना तैयार किया है, जो कि टाइम और पोजीशन का रिलेशन दो टेंस से ही मिलता है, इंडेफिनिट और परफेक्ट से ही मिलता है। तभी इतना तक तो हम लोग देख लिए हैं। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे तो टाइम का रिलेशन हम किस चीज़ से देखेंगे, एक्शन के साथ देखेंगे। फिर टाइम का रिलेशन किस से देखेंगे, तो स्टेट के साथ देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट की बात किया है, प्रेजेंट टेंस का किया है। फिर आगे वाले में इसमें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, दो टेंस था, दोनों का क्लियर कर दिए हैं। फिर आगे जब हम टाइम का रिलेशन एक्शन के साथ जब करेंगे तो इसका टेंस का प्रकार 4 टाइप्स हो जाएंगे, 4 टाइप्स। और 4 टाइप्स को जब हम करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सी यू लेटर, कीप, थैंक यू।